हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारा चैप्टर है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हमने देखा मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स हमें ऑब्जेक्ट पे लगाना पड़ता है तब जाके उसमें मोशन आता है। और फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। और उसकी इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया। उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? इनर्शिया। इनर्शिया होता है इनएबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने आप से अपनी पोजीशन में चेंजेस नहीं ला सकता, उसको कहा जाता है इनर्शिया। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंजेस इन मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो भी पोजीशन है उसमें होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करता है। ठीक है, उसको कहा जाता है इनर्शिया। इनर्शिया देखो इनर्स वर्ड से बना है, एक जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आइडल। ठीक है, ये हम बात समझ गए हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया दो टाइप की है, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक है इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी रेस्ट की वजह से, यानी वो रेस्ट पे कोई पोजीशन पे है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो वो रेस्ट वाली पोजीशन को ही होल्ड करेगा, तो उसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपनी मोशन वाली पोजीशन को होल्ड करेगा, उसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल इनके हो सकते हैं, किसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहाँ पे होता है, यहाँ कहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा इसमें, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन यूजिंग अ स्टिक। जब एक हैंगिंग कारपेट को एक स्टिक से बीट किया जाता है तो जो है उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे गिरने लगते हैं, वो एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। जैसे ही हम उस हैंगिंग कारपेट को बीट करते हैं तो क्या रहता है, उसके साथ जो उसके पार्टिकल्स हैं वो तो मूव करने लगते हैं, लेकिन उसके आसपास के एरिया में जो पार्टिकल्स हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इनर्शिया की वजह से अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं और वो नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है शेक द ब्रांचेस ऑफ ट्री। जब हम किसी ट्री की ब्रांचेस को शेक करते हैं तो क्या उसके जो फ्रूट्स और जो फ्लावर्स हैं वो रेस्ट पर होते हैं, और रेस्ट पर होने की वजह से उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है और वो नीचे गिरने लगते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। उसमें फोर्स काम करेगा नीचे गिरने के लिए, और उसकी वजह होती है जो है उसकी वजह है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि ब्रांचेस तो मोशन में आ जाती हैं लेकिन उस टाइम तक जो फ्रूट्स हैं जो फ्लावर्स हैं वो मोशन में नहीं आ पाते हैं, वो अपनी पोजीशन को रेजिस्ट करते हैं और इस वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। अगला है जो कॉइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। सपोज हम एक गिलास ले लें, गिलास है, इस पर कार्ड रखा है या पीस ऑफ पेपर है, इसके ऊपर एक कॉइन रखा और हमने इसमें सडन चेंजेस किया, इस पेपर पर सडन फोर्स लगाया, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कॉइन है ये डायरेक्टली कहाँ गिरता है, इस पेपर के साथ ना मोशन करते हुए डायरेक्टली कहाँ गिरता है, एक गिलास में गिर जाता है। और ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि ये जो कॉइन है ये पहले रेस्ट पे था और अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा, तो ये जो है वो पीस ऑफ पेपर के साथ ना जाते हुए कहाँ गिरता है, उसी गिलास के अंदर गिरता है। नेक्स्ट जो है वो है हैमर टाई विद अ स्ट्रिंग। अगर किसी हैमर को एक स्ट्रिंग से अगर हम बांध देंगे तो क्या होगा कि हैमर जो है वो अपनी पोजीशन यानी रेस्ट की पोजीशन को होल्ड करेगा, और अगर हम उसको खींचते हैं बाय स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग क्या होगी, टूट जाएगी। अगर हम उसको धीरे धीमे ना खींचे तो वो स्ट्रिंग टूट जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। काफ़ी सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? पहला एग्जाम्पल है कि मैन इन अ मूविंग ट्रेन। कोई अगर मूविंग ट्रेन है और उसमें अगर कोई मैन है तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन का कैसे एग्जाम्पल हो सकता है? तो आप देखें यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे बनती हैं। पहली कंडीशन बनेगी जब ये ट्रेन रुकी हुई है, स्टॉप है और जस्ट अबाउट टू मूव, और यहाँ पे कोई पर्सन इसमें खड़ा हुआ है। तो अभी रुकी हुई है और ये ट्रेन जस्ट अबाउट टू मूव होती है, तब हम क्या फील करते हैं? आप खुद फील करके देख सकते हैं, चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो, कहीं भी हम ये फील कर सकते हैं। तो जब अब रुकी हुई है और जब ये आगे बढ़ेगी तो क्या होगा
क्या होगा, हम पीछे की तरफ गिरते हैं, पीछे की तरफ इसमें गिरते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो जब ये पूरी बॉडी यानी जिसमें हम बैठे हैं वो वाला जो सिस्टम है वो क्या है, स्टॉप है यानी रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। तो हमारी पूरी जो बॉडी होती है वो भी रेस्ट पर होती है, पूरी बॉडी रेस्ट पर होती है। लेकिन जैसे ये चलना स्टार्ट करती है तो हमारे जो फीट हैं वो तो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन फीट के ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वो मोशन में नहीं आ पाता है। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये वाला जो पार्ट है वो मोशन में नहीं आ पाता है और ये पीछे की तरफ इसको फोर्स महसूस होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका अपोजिट फोर्स जो है वो पीछे की तरफ डायरेक्शन में लगता है। नेक्स्ट जो केस है वो कुछ ऐसा है, सपोज ये ट्रेन है, ये पहले ये मूव कर रही है, मूविंग है, और ये अचानक से स्टॉप कर जाती है, सडन स्टॉप है और हम यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। अभी क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये खड़ा हुआ है और ये जो है मूविंग ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी इसके पास मूवमेंट है। तो इसका मतलब है ये जो इसके फीट हैं, इसकी फीट की भी मूवमेंट क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, और इसकी पूरी बॉडी की मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन में होने की वजह से अब जी जब भी स्टॉप करेगा, सडन स्टॉप करेगा, तो इसकी जो फीट है जो कि कांटेक्ट में वो तो स्टॉप हो जाएंगे, वो तो रेस्ट पर आ जाएंगे, लेकिन होल जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी वो सडन रेस्ट पर नहीं आएगी और ये जो है वो व्यक्ति जो है वो आगे की तरफ गिरेगा। तो ये जो है ये वाला जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है और जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सम ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एयरप्लेन। तो जब भी किसी एयरप्लेन से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाएगा या ड्रॉप किया जाता है तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट उसी जिस भी पोजीशन पे, सपोज h हाइट पे है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ड्रॉप किया गया, ये h हाइट पे, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं की h पोजीशन पे, इसी जगह पे नहीं आके कहीं और आगे डिस्टेंस ट्रेवल करके गिरता है। और ये है इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल, क्योंकि इसके बाद जब इसको यहाँ से छोड़ा जाता है तो इसके पास कुछ मोशन होता है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में प्लेन मूव कर रहा होता है, एयरप्लेन मूव कर रहा होता है, और इस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इसके पास भी वो मोशन होता है और वो मोशन उसको आगे ले जाता है। ठीक है, सेम एक काम होता है एथलीट रन बिफोर टेकिंग लॉन्ग जंप। आपने देखा होगा कोई एथलीट है तो इसको यहाँ से लॉन्ग जंप, यहाँ से इसका पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से काफ़ी यहाँ पे स्पेस, तो काफ़ी दूर से ये दौड़ता हुआ आता है और यहाँ से ये लॉन्ग जंप अपनी लगाता है। तो ये इसका ये दौड़ना है इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल, क्योंकि दौड़ते हुए आता है तो इसकी जो बॉडी है वो मोशन में आ जाती है, और जब यहाँ पे ये रुक भी जाता है तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इसकी बॉडी अभी भी मूव कर रही होती है और ये लॉन्ग जंप को कंप्लीट कर लेता है। सेम एग्जाम्पल है थ्रो अ बॉल अपवर्ड इन मूविंग ट्रेन, वही इसी टाइप से एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पे मूविंग ट्रेन में है और हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉल वापस हमारी तरफ आती है, क्योंकि उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। बॉल भी उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से मूव कर रही होती है जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही होती है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उनके एप्लीकेशन के बाद। नाउ वी आर लुकिंग एट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless external force is applied। अभी हमने पढ़ा इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया हमने देखा कि इनएबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ। हमने भी देखा इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया है कि इनएबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ। वही ये हमारा जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वही ये बताता है कि कोई अगर बॉडी है, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है और वो स्टेट ऑफ मोशन या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो वैसा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो इसी जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसी को नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये वॉल है और ये सरफेस पे रखी हुई है और ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, तो यानी ये जो बॉल है ये रेस्ट पर हमेशा रखी रहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या हम ये कहें कि इस पर कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट ना हो, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट ना हो। ठीक है, अभी ये जो बॉल है ये रेस्ट पर है तो अभी भी इस पर फोर्स लग रहे हैं,
ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा होगा mg, और इस पे एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज n, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यानी हम इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम पर अगर टोटल नेट फोर्स अगर बैलेंस्ड है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट है, यानी वो अगर जब तक कि वो टोटल बैलेंस या नेट फोर्स अनबैलेंस्ड नहीं होता है तब तक वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर रहेगी। से हम देखते हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये बॉल है, और एक इस पर कंटिन्यूसली इस पर मोशन कर रही है, कंटिन्यूसली मोशन कर रही है एट अ यूनिफॉर्म मोशन, तो ऐसा ही करती रहेगी जब तक कि इस पे टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे ना आ जाए। टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स अभी भी इस पे क्या है, इस पे mg लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, तभी ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। अगर लेकिन इसमें पहले से कोई एक मोशन इसको दे दिया गया होगा तो ये कंटिन्यू ऐसा मोशन इसका कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी बात को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है कि अगर सपोज हम इस वाले ऑब्जेक्ट पे अगर हम एक फोर्स लगाते हैं, ध्यान से समझिए इसको, अगर इस वाले सिस्टम पे अगर हमने एक फोर्स लगाया तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अभी रुका हुआ था तो अभी एक्सेलरेट करने लगेगा, मूव करने लगेगा, यानी एक्सेलरेट करने लगेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं और सेम अगर फोर्स हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन से मोशन कर रहा था वो भी कैसा होगा, वो भी एक्सेलरेट करने लगेगा। यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो उसके फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम इस पे मान लेते हैं 100 न्यूटन ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, सपोज ये बॉल है, सपोज इस पे हमने 100 ऑफ न्यूटन फोर्स लगाया, और एक सेम बॉल है इस पे हमने 200 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाया, तो किस बॉल पर ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, मैं पता है जिस पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है वहाँ पे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन यहाँ ज़्यादा होगा और यहाँ एक्सेलरेशन कम होगा। यानी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन, यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। और सपोज इस बॉल का मास मान लेते सपोज 50 kg है और इस बॉल का मास 100 kg है, तो किसको एक्सेलरेट करना ज़्यादा आसान होगा सेम फोर्स ऑफ अमाउंट से। तो हम देख रहे हैं कि जिसका मास कम है उसको एक्सेलरेट करना ज़्यादा आसान है, अनलेस कि जिसका मास उसका ज़्यादा है। तो ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो एक्सेलरेशन है या जो मास है वो एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा F = ma। ए जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इफ फोर्स इज कांस्टेंट इन बोथ केसेस। तो इस तरह से हम इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक जो डेफिनेशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the force applied and taken place in the direction of force। यहाँ पे मोमेंटम की बात करी गई है, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मोशन इन मास, मोमेंटम होता है मोशन इन मास। एवरी ऑब्जेक्ट हैव मास सो दे हैव द मोमेंटम एज वेल विच इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम इसको आगे अभी बढ़ा के देखेंगे कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे देखा जाएगा यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम। सो हम कंसिडर करते हैं लेट the mass of a body is equal to m
let initial velocity is u and the final velocity is equal to v. ओके, सो हम क्या से क्या बता सकते हैं, हम यहाँ से बता सकते हैं मोमेंटम अभी हमने क्या देखा था, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. सो द इनिशियल मोमेंटम is initial momentum mass m and initial velocity u, so that is m into u, and the final momentum is mass तो वही है, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, एंड द वेलोसिटी चेंज होके क्या हो गई, v हो गई. तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, v हो गया. तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, चेंज इन मोमेंटम which is final minus initial, mv minus m of u, या हम यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, v माइनस u. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया. अगर हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम. सो हियर वी डिनोट इज डेल्टा पी बिकॉज पी इज द मोमेंटम. ओके, सो दिस इज नोन एज p1 initial momentum, p2 is final momentum, so this is p2 minus p1 and this is delta p. So rate of change of momentum यानी delta p over time is equal to m v minus u over time. ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो डेल्टा पी ओवर टाइम इज इक्वल टू एम वी माइनस यू ओवर टाइम. और हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी ये यही है जो ये फोर्स है. तो हम यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं. अगर ये कुछ टी टाइम के लिए होता तो एफ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, या एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी. और जो हमारे ये यहाँ पे रिजल्ट आया एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, इसको कहा जाता है इम्पल्स, इसको कहा जाता है इम्पल्स. ओके, चलिए हम अपने यहाँ पे देखते हैं इसी चीज़ को आगे. तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, अगर हम यहाँ पे देखें एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टाइम इज इक्वल टू एम वी माइनस यू ओवर टाइम. ये v माइनस यू ओवर टाइम क्या है, तो v माइनस यू ओवर टाइम इज एक्सेलरेशन. इसके चेंज होने का जो रेट है वो क्या है, एक्सेलरेशन है. तो f इज इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू एम ए, क्या है, एक्सेलरेशन है. तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम यहाँ से भी यूजिंग मोमेंटम हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट every action should have equal and opposite reaction. तो ये काफ़ी इजी है. ये एक्शन और रिएक्शन वर्ड का क्या मतलब है, तो ये फोर्सेस हैं जो कि दो बॉडी एक दूसरे पर लगा रही होगी. एक को कहा जाएगा एक्शन और दूसरे को कहा जाएगा उसका रिएक्शन, विच इज इक्वल एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन. ठीक है, सपोज ये बॉडी है, इस तरह से रेस्ट पर है, कांटेक्ट पे, और यहाँ पे एक टेबल पे, यहाँ पे सरफेस पे या टेबल पे रखी हुई है. तो इस पर क्या क्या फोर्स वर्क कर रहे होंगे, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन. सो
जो फोर्स इस बॉल द्वारा इस सरफेस पे लगाया जा रहा होगा वो एक्शन फोर्स होगा। यानी ये देखो, ये जो है इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये बॉल, तो ये जो mg है ये इसका एक्शन फोर्स है, और जो इसका नॉर्मल जो सरफेस इस पे लगा रहा है ये इसका रिएक्शन फोर्स है, इसका रिएक्शन फोर्स है। तो हम कहीं भी देख सकते हैं एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे। काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि रॉकेट, हाउ रॉकेट फ्लाई, ठीक है। सो रॉकेट कैसे फ्लाई करता है, तो रॉकेट क्या करता है, सम गैसेस ऑफ एग्जॉस्ट करता है एंड उस एग्जॉस्ट की वजह से उसको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स उसको मिल जाता है। और हम देख सकते हैं हाउ स्विमर स्विम्स इन रिवर। स्विमर कैसे रिवर में स्विम करता है, तो स्विमर क्या करता है, अपने हाथों और पैरों से जो वाटर है उसको पीछे धकेलता है, और सेम उतना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वाटर उस पर्सन पे लगाएगा और स्विमर पे लगाएगा, तो वो क्या होगा, आगे की डायरेक्शन में फॉरवर्डली मूव करता है। और हम देख सकते हैं हाउ बर्ड्स फ्लाई, तो कोई भी बर्ड है वो क्या करेगा, वो जो एयर है एयर को नीचे धकेलेगा, तो सेम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बाय एयर लगेगा बाय ऑन बर्ड्स, तो वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ फ्लाई करने लगेगा। अगर किसी गन से कोई बुलेट फायर की गई, सपोज ये बुलेट फायर की गई, ठीक है, गन से एक बुलेट फायर की गई, तो बुलेट फायर करने के लिए इस पर बुलेट पर जितना फोर्स लगा उसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स इस साइड भी लगेगा, ठीक है। तो उसका आपने देखा होगा, आप महसूस भी कर सकते हैं, जब भी आप या तो कोई गन चलाए आप देख सकते हैं कि जितना फोर्स अगर आपने लगाया है तो उसका अपोजिट फोर्स जो है आपको महसूस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी बात कर लेते हैं, चलिए कि देखते हैं कि अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, सपोज ये F1 है ये F2 है, अगर फोर्स इक्वल है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इस बुलेट का है वही एक्सेलरेशन रिवर्स इसके अपोजिट में जो मैन चला रहा है उसका एक्सेलरेशन क्यों नहीं होता है। जैसे फोर्स इस बुलेट पर F1 लगा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन काफ़ी हाई होता है, और जो लेकिन चलाने वाला है उसका एक्सेलरेशन उतना हाई नहीं होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बॉल है, इसका मास क्या है, मास काफ़ी कम है, F इक्वल टू ma से इफ मास इज लेस, यहाँ पे देख लेते हैं, इफ मास इज लेस देन द एक्सेलरेशन इज हाई एंड द मास इज हाई देन द एक्सेलरेशन इज लेस। ऐसे काफ़ी सारे हम इसके एप्लीकेशन देख सकते हैं।